अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने कंप्यूटिंग पैराडाइम्स के सेक्शन के पार्ट 1 के ऊपर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि पर्सनल, मोबाइल और ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके अलावा यूबिक्विटस और परवेसिव कंप्यूटिंग के ऊपर बात की। उसके बाद हमने सुपर और पैरेलल कंप्यूटिंग के ऊपर डिस्कस किया। फाइनली हमने यूटिलिटी कंप्यूटिंग के ऊपर बात की, जिसमें हमने देखा था कि हम कंप्यूटिंग को फिफ्थ यूटिलिटी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्यूटिंग को उसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह हम बिजली और गैस को ट्रीट करते हैं एज ए यूटिलिटी। और वो मीटर्ड सर्विसेज होती हैं, विच मीन के आप जो है उनको मतलब जितना आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आपको उसका बिल चार्ज किया जाता है। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग में पे एज़ यू गो मॉडल को इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटिंग की भी बिलिंग इसी तरह से कर सकते हैं कि जितने रिसोर्सेज आपने यूज़ किए उस हिसाब से आप उसका बिल पे करेंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर, और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे जैसे डाटा इंक्रीज़ हुआ ऑर्गेनाइजेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट के आने के बाद डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नेटवर्क की स्पीड बढ़ गई, डाटा की डायनेमिसिटी बढ़ गई, यानी डाटा बड़ी तेज़ी से चेंज होता है और टेराबाइट्स ऑफ डाटा पर सेकंड जो है वो पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है। उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो उन सब को मैनेज करने के लिए फिर डेफिनेटली आपको मच हायर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि लाइफ साइंसेज में आपको यहाँ पे डिमांड है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अलावा मेडिकल साइंस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए। उसके अलावा आपको बैंकिंग और फाइनेंस में चाहिए, ई कॉमर्स में चाहिए, ठीक है, डिजिटल बायोलॉजी के अंदर चाहिए। उसके अलावा आपको गाड़ियों के लिए चाहिए, और जो ट्रैफिकिंग सिस्टम है उसके अलावा आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एविएशंस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो डेफिनेटली कंप्यूटिंग हैज़ बिकम द बैकबोन ऑफ टुडेज़ बिजनेसेस। 1980s में जब पर्सनल कंप्यूटर्स का रिवाज हुआ तो उस ज़माने में जो कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोसेसर्स की पावर को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया गया, उससे कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के ऊपर जोर दिया गया। अर्ली 1990s में एक नया कॉन्सेप्ट आया, जब पर्सनल कंप्यूटर्स या जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी कहते हैं, जब वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए परफॉर्मेंस वाइज, तो फिर ये सोचा गया कि आप पैरेलल सुपर कंप्यूटर्स जो कि एक स्पेशल पर्पस से कंप्यूटर से, उनकी बजाय जनरल पर्पस पीसीज को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाए नेटवर्क्स के ज़रिए, और उनको लेके आएँ, बजाय इसके कि आप एक एक्सपेंसिव कंप्यूटर रखें, पैरेलल कंप्यूटर जो कि एक स्पेशलाइज्ड किस्म की टास्क ही परफॉर्म कर सकता है। तो नेटवर्क कंप्यूटिंग का आगाज़ हो चुका था इन अर्ली 1990s। ट्रेडिशनल फूड चेन आप जानते हैं कि जैसे समंदर के अंदर छोटी फ़िश को बड़ी फ़िश खाती है, उससे बड़ी फ़िश उसको खाती है, एंड सो ऑन। तो ये ट्रेडिशनल फूड चेन होती है जिसमें हर छोटा जानवर उसको उससे बड़ा जानवर खा जाता है। जबकि कंप्यूटिंग के अंदर जो फूड चेन है वो इसका रिवर्स है। इसमें जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनकी जगह पे मिनी कंप्यूटर्स आए, फिर उनकी जगह पे वर्क स्टेशंस आ गए, फिर उसकी जगह पे फाइनली पीसीज और नेटवर्क कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया है जी पीसी ने। हम ज़रा इसको थोड़ा सा फर्दर भी एलोबरेट करेंगे। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को आप तीन तरह से बढ़ा सकते हैं कि या तो आप
हार्ड वर्क करें, और ज़्यादा एफर्ट करें, आप और ज़्यादा हार्डवेयर लगाएं, इम्प्रूव्ड किस्म का हार्डवेयर लगाएं, और ज़्यादा उसमें प्रोसेसर्स आप डाल दें, ज़्यादा कोर्स डाल दें पर बोर्ड, और बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स बनाएं। एक तरीका तो आप ये कि आप हार्ड वर्क करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है जी कि आप वर्क स्मार्टर, कि आप स्मार्ट काम करें। मतलब ये कि आप साइज़ को भी बेशक छोटा करते जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यूएसबीज़ जो होती हैं वो कितनी छोटी सी होती हैं कि एक नाखून के बराबर एक यूएसबी में आप अप टू 32 GB, 64 GB और 128 GB तक का डाटा जो है वो आप उसमें सेव कर सकते हैं। जबकि 1956 में जब 100 MB की जब एक हार्ड डिस्क आई थी, तो वो मेरा ख्याल है कि एक गाड़ी के ऊपर जो है ना लाद के उन्होंने इसको उसका वो एक डेमो दिया था, वो दिखाया था दुनिया को कि ये एक 100 MB की डिस्क जो है वो आ चुकी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक नाखन के बराबर जो है वो एक यूएसबी में आप 128 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि अब जो है ना वो आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आप सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप अंधा जोर नहीं लगा रहे, बल्कि आप क्या करें, आप टेक्नोलॉजी की मदद से जो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हो रही है, जैसे मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, तो उसको आप यूज़ करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ ज़ोर लगाएं। आप उसको यूज़ करें और उससे आपके पास जो कंप्यूटिंग की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी। थर्ड ये हो सकता है जी कि आप कुछ भी ना करें, आप जस्ट हेल्प ले लें। मतलब जिन लोगों ने वर्क हार्ड या वर्क स्मार्ट किए हुए हैं उनके आप एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और जस्ट आप उसको यूज़ करें, बजाय इसके कि आप खुद उसको बैठ के डेवलप करना शुरू कर दें। आप फास्टर हार्डवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। यानी एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि आप वर्क हार्ड में ये कर सकते हैं कि आप फास्टर हार्डवेयर बनाएं, मतलब ज़्यादा जो पहले से ज़्यादा फास्ट हो, देखिए आप डेवलप करें, आप फर्दर उसके अंदर कोर्स लगाएं, फर्दर उसके अंदर डिस्क के अंदर ज़्यादा सिलेंडर्स लगाएं, तो उससे साइज़ तो बढ़ जाएगा लेकिन वो हार्ड वर्क होगा, वो स्मार्ट नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा ये हो सकता है जी, स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि आप साइज़ ना बढ़ाएं लेकिन आप एल्गोरिदम्स इस हिसाब से बनाएं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये भी आप कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स यूज़ करें जो कि सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए हैं। जैसे आप इमेज प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स आपके पास होते हैं, आप पिक्सल बाई पिक्सल उनको मैच करने की बजाय आप और बहुत सारी आपके पास टेक्निक्स होती हैं ग्राफिक्स की, जिसको आप यूज़ करते हुए आप इमेजेस को मैच कर सकते हैं। और फाइनली आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट कंप्यूटर्स लगा लें, बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़ा एक एक्सपेंसिव किस्म का सुपर कंप्यूटर बनाएं। आप पीसीज को कनेक्ट करके ग्रिड या क्लस्टर या क्लाउड बना लें, तो ये तरीका भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यही एसेंस है इस कोर्स का। ओके जी, सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की आगे कौन सी टाइप्स हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो पैराडाइम्स हैं वो तीन हैं: क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की फूड चेन ज़रा आप देखें, ये बहुत डिफरेंट है। इसको आप ज़रा इस तरह से, इस नज़र से देखें जो भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। आप देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को रिप्लेस किया मिनी कंप्यूटर्स ने, फिर वर्क स्टेशंस ने, फिर उसकी जगह पे पीसीज आ गए। अच्छा, अब एक पीसी बाज़ औक़ात वो उतना काम नहीं कर सकता जितना एक सुपर कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया कि बहुत सारे पीसीज वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में उनके दरमियान कोई एक क्लस्टर बना हुआ है या कोई ग्रिड बनी हुई है और उसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं और वो फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। ये ऐसे लग रहा है जैसे ये सबको खा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लस्टर कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कितनी पावरफुल चीज़ है एज़ कम्पेयर टू इवन सुपर कंप्यूटर्स।
आप ज़रा देख सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ किस ज़माने में अपने पीक पर थी और कब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो शुरू में मेन फ्रेम्स थे 1970s में, काफ़ी पीक पर थे। फिर उसके बाद 1980s के ज़माने में मिनी कंप्यूटर्स थे। फिर उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर आ चुका हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 2000 तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ चुकी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लस्टर और ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर। जी क्लस्टर क्या चीज़ होती है? क्लस्टर इज़ अ टाइप ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच consists of collection of interconnected standalone computers working together as a single integrated computing resource। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स इसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और वो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि अगर उसको क्लस्टर से उस कंप्यूटर को निकाल भी दिया जाए तो वो एक फुल कंप्यूटर है। वो ऐसे नहीं है, डम टर्मिनल नहीं है जिस तरह सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर होता था, जिसमें एक मेन कंप्यूटर होता था, सेंट्रली लोकेटेड होता था कहीं पे, और बाकी डम टर्मिनल्स होते थे जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट करते थे। और ऑन इट्स ओन एक डम्ब टर्मिनल जो होता था वो एक यूजलेस मशीन होती थी, एक यूजलेस मेटल होती थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू दी मेन फ्रेम कंप्यूटर। जबकि क्लस्टर्ड कंप्यूटिंग में ऐसे नहीं है। क्लस्टर के अंदर जो हर कंप्यूटर है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे से, स्टैंड अलोन है, वो अकेले भी रह सकता है, लेकिन हम उनको एक प्रोटोकॉल के तहत आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इस तरह से कम्युनिकेट करवाते हैं कि बाहर की दुनिया को वो एक ही कंप्यूटर नज़र आता है। उनको हम एक क्लस्टर के अंदर उनको हम इस तरह समझे कि एम्बेड कर देते हैं, तो वो इस तरह से उनकी पावर जो होती है वो कंबाइन हो जाती है। क्लस्टर के अंदर हर कंप्यूटर नोड कहलाता है। एक कंप्यूटर या एक जैसे आप कह सकते हैं प्रोसेसर भी कह सकते हैं। अगर सिंगल कंप्यूटर, अगर मल्टी कोर प्रोसेसर है तो वो जो सिस्टम है मतलब जैसे आप देखते हैं कोर टू ड्यूओ या कोर टू क्वाड, तो 4 प्रोसेसर का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इनको आपस में आप कम्युनिकेट करवा दें तो क्लस्टर एक नोड एक कंप्यूटर है, चाहे वो जितने भी प्रोसेसर्स पे से मिल के बने, ठीक है। जबकि इन सब को हम एक ख़ास टेक्निक से आपस में जब इंटरकनेक्ट करवाते हैं, दैट बिकम्स अ क्लस्टर। जनरली 2 or more computers nodes connected together in a single cabinet are physically separated and connected via LAN। आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू आप उनको कनेक्ट करवा लें, एक तरीका ये हो सकता है। और उनको आपस में आप मतलब उसके बाद इनके ऊपर एक आपने लेयर और भी लगानी होती है जो क्लस्टर लेयर होती है। तो एक क्लस्टर बनाने के लिए अगर आपने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाना है कि 2 आपके नोड्स, 2 पीसीज वो एक क्लस्टर को रिप्रेजेंट करें, तो आपको एटलीस्ट 2 और कंप्यूटर्स चाहिए होंगे जो कि एक क्लस्टर मैनेजर के तौर पे काम करेगा, और एक जो है वो आप उसको लोड बैलेंसर नोड कह सकते हैं। तो आप फिर उनको उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी आपको कुछ नोड्स चाहिए होते हैं। अपीयर एज ए सिंगल सिस्टम टू द यूज़र एंड एप्लीकेशंस यूजिंग द क्लस्टर। जो क्लस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशंस हों या ह्यूमंस हों, तो उनको ये क्लस्टर अलग अलग कंप्यूटर्स के तौर पे ट्रीट नहीं होगा, बल्कि उनको एक ही कंप्यूटर के तौर पे नज़र आएगा। प्रोवाइड ए कॉस्ट इफेक्टिव वे टू गेन फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। हाई कंप्यूटिंग अगर आपको चाहिए, हाई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, तो ये आपको इसमें हेल्प करेगा और कम प्राइस इसमें लगेगी। अच्छा, कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का हम क्लस्टर बनाते हैं तो आपस में वो मैसेज पासिंग इंटरफेस यूज़ करते हैं
यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज पास करता है और एक ख़ास प्रोटोकॉल के तहत, जैसे इसके लिए भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे SOAP एक प्रोटोकॉल है या रेस्ट प्रोटोकॉल है। तो इनको यूज़ करते हुए आप मैसेजिंग कर सकते हैं आपस में। मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या चीज़ है जी? MPI स्पेसिफिकेशन दैट अलाउज कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। ये दोनों जो दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स क्लस्टर के अंदर कनेक्टेड हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, तो उनके दरमियान जो डाटा की सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे हम स्टेट सिंक्रोनाइजेशन भी कह सकते हैं, तो उसके लिए मैसेज पासिंग इंटरफेस एक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है। आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। क्लस्टर की एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए हो, कंप्यूटिंग इंटेंसिव, या आप इसे कह सकते हैं प्रोसेसर इंटेंसिव टास्क जो होती हैं, जैसे ग्राफिक रेंडरिंग में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप गेम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे भी इसको वहाँ पे भी ये बेनिफिट दे सकता है आपको। टाइम क्रिटिकल सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम जो होते हैं जिसमें आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए, मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, तो इस तरह की जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का दूसरा पार्ट जो क्लस्टर के बाद दूसरे वाला है जी, ग्रिड कंप्यूटिंग। साइंटिफिक एप्लीकेशंस को ज़रूरत पेश आती है लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पावर की, तो उस पर्पज़ के लिए फिर ग्रिड्स यूज़ की जाती हैं। ग्रिड्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक तो वही जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं। वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं इसको, ग्रिड कंप्यूटिंग को। तो उसके अलावा कंप्यूटर एनिमेशन है, कंप्यूटर गेम प्लेइंग भी हो सकती है और गेम की प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, डाटा माइनिंग के अंदर, और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन हैं। जी, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? टू कोऑर्डिनेट रिसोर्स शेयरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डायनेमिक मल्टी इंस्टीट्यूशनल वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये पहली बात तो ये है कि ग्रिड जो होती है वो प्रोपराइटरी नहीं होती। क्लस्टर जो होता है वो आपका प्रोपराइटरी हो सकता है, कुछ लोग जो है उसको बना सकते हैं, अपना एक क्लस्टर बना के उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रिड है ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होती है, और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मल्टीपल, इसमें स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल के एक ग्रिड बना सकती हैं, जिसके ऊपर वो मतलब बहुत सारे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती हैं, वर्चुअल ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जो कि उन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को शेयर करेंगे और यूज़ करेंगे। प्रोवाइड द जेनेरिक अप्रोच फॉर अ जनरल रिसोर्स शेयरिंग फ्रेमवर्क दैट एड्रेसेस द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स में मेन चीज़ क्या है कि आपकी फिज़िकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब फिज़िकली वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक बंदा एक कंपनी एक्स में काम करता है, एक बंदा एक कंपनी वाई में काम करता है, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वो एक इदारा जो है वो अपना मतलब कोई उसके साथ कोई जॉइंट वेंचर करता है, यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, और उसके ऊपर वो अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप मतलब एक आप कह सकते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क एक बनाते हैं। That virtual network will be called a grid. Support the creation and use of computation and data centered
support creation and use of computation and data enhanced environments. Uses open standards and interfaces. इसका मतलब ये है कि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ है जिसमें मतलब ये कोई चीज़ भी आपकी प्रोप्राइटरी नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टिसिपेट कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द जॉब और नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रिड की जो एनालॉजी है वो जिस तरह बिजली के ग्रिड स्टेशंस होते हैं, बिल्कुल उस तरह की चीज़ है। जिस तरह से उसको आप यूज़ कर सकते हैं पावर की जनरेशन के लिए और पावर की शेयरिंग के लिए, इसी तरह कंप्यूटिंग पावर की शेयरिंग और उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आप ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो ग्रिड कंप्यूटिंग का है वो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड और इंस्टीट्यूशंस defined by such sharing rules form what is shared कि शेयर क्या किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जो इसमें या पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप शेयर क्या करने जा रहे हैं, इस ग्रिड के ऊपर आप क्या चीज़ शेयर करेंगे। हु इज़ अलाउड टू शेयर, किसको शेयर करने की परमिशन है। एंड फाइनली द कंडीशंस अंडर विच शेयरिंग अकर्स, शेयरिंग के रूल्स क्या हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें शेयरिंग अलाउड होगी और कौन सी में नहीं होगी। एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन पार्टिसिपेट इन वन और मोर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस बाय शेयरिंग सम और ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज। ठीक है जी, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने डिफरेंट स्टेक्स हैं, डिफरेंट उनके इंटरेस्ट्स हैं, तो उसमें से अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो अपना कुछ डाटा, चाहे तो सारा डाटा भी शेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो ग्रिड बना रहे हैं वो किस किस्म की ग्रिड है। तो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट की चीज़ होती है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्रिड्स बनाई जा सकती हैं कि जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपसे अक्सर डाटा मांगती है, कहती है कि आप क्या यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम के अंदर जो फीडबैक उनका प्रोग्राम होता है, तो आप सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं जैसे एसक्यूएल सर्वर या MS ऑफिस वगैरह, तो उसमें वो आपसे एक ऑप्शन ये भी पूछते हैं कि क्या आप यूज़र एक्सपीरियंस फीडबैक प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प करना चाहेंगे। तो अगर आप येस कर देते हैं तो वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं जो आपने यूजेज उसका किया होता है, जो आपने ऑप्शन सेट किए होते हैं, तो वो आपका डाटा कलेक्ट करते हैं और वो डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जो उनके फ्यूचर वर्जन्स आते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो अब ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जाती है आपसे, वो एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रिड में स्टोर की जाती है और वहाँ से फिर इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन P है और एक ऑर्गेनाइजेशन Q है, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो P है वो जो है वो लिंक्स पार्टिसिपेंट्स इन एन एरोस्पेस डिज़ाइन कंसोर्शियम। ठीक है, मतलब ये कोई एयर स्पेस कंसोर्शियम है, उसके लोग हैं, मतलब वो कोई उसका इदारा है। और क्यू जो है वो लिंक्स कोलीग्स हु हैव एग्रीड टू शेयर स्पेयर कंप्यूटिंग टू रन रे ट्रेसिंग कंप्यूटेशन। अच्छा, अब ये कुछ इंडिपेंडेंट कुछ कोलीग्स हैं जो कि जिन्होंने मतलब कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को जो है ना उन्होंने शेयर करना है। ठीक है, और एक जो है ये एयर स्पेस वाले हैं। तो अब एक जो है वो जो पी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके ये दो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तीसरी के साथ वो इंटरलिंक्ड नहीं है। जबकि क्यू जो है वो उनमें से एक के साथ इंटरलिंक्ड है जिसके साथ पी भी लिंक्ड है, जबकि एक दूसरी के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो डिफरेंट होती हैं। आप डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड हो सकती है और ये भी हो सकता है कि एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में
सारे के सारे जो फिज़िकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हूँ, और कुछ में सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बाकी सारी पार्टिसिपेट ना कर रही हूँ, क्योंकि इट इज़ जस्ट वर्चुअल, इट इज़ नॉट फिज़िकल। इश्यूज़ क्या हैं जी ग्रिड इन्वायरमेंट के? पहली बात तो ये कि हेटेरोजीनियस रिसोर्सेज होते हैं जी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकते हैं, हार्डवेयर डिफरेंट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है जी कि आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो ये है हेटेरोजीनिटी का, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ होती है जी इनेबल शेयरिंग, सिलेक्शन एंड एग्रीगेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। आपके ये जो हेटेरोजीनियस रिसोर्सेज हैं ये डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे हो सकते हैं। हमने तो क्लस्टर में कहा था ना कि वो तो लैन के साथ आपस में कनेक्टेड होंगे, मे बी एक ही कैबिनेट में हूँ, मे बी एक पूरी बिल्डिंग में हूँ, लेकिन मतलब इस तरह से नहीं है जिस तरह से ये मुल्कों में और डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट्स में भी इवन फैली हुई ग्रिड हो सकती है। टू सॉल्व लार्ज स्केल रिसोर्स इन इंटेंसिव प्रॉब्लम्स इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स जी। ग्रिड कंप्यूटिंग का जो पर्पज़ है वो लार्ज साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं या ई कॉमर्स के प्रॉब्लम्स हैं या और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसने सॉल्व करना है और बहुत बड़े स्केल पे सॉल्व करना है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जी जिस पर्पज़ के लिए आप ग्रिड कंप्यूटिंग बनाते हैं। तो हेटेरोजीनिटी भी इसमें शामिल है, इसमें लार्ज स्केल कंप्यूटेशन भी शामिल है, फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर शामिल है अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद हेल्ड एज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन आफ्टर द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के बाद अगर हम कहें कि अगली, यानी अभी तक तो ये कहा जाता है कि इस वक्त तक की सबसे जो बड़ी इन्वेंशन है वो इंटरनेट है, तो अब ये कहा जा रहा है जी इंटरनेट से भी आगे की जो चीज़ है वो है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये जनाब हिस्टोरिकली आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, और आपने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर से फिर नेटवर्क कंप्यूटर आया, नेटवर्क कंप्यूटर से फिर ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे आप इंटरनेट और एक्सटरनेट की बातें आपने अक्सर सुनी होंगी, उसका दौर आया, इंटरनेट का दौर आया। तो अब आगे कह रहे हैं जी जनाब अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी आ चुकी है, ग्रिड कंप्यूटिंग आ चुकी हुई है। अब कहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो अब क्या चीज़ आने वाली है। अच्छा, अगर कोई चीज़ है लॉन्ग यूनाइटेड, मतलब कि यूनाइटेड है और बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई है, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बन गया, लॉन्ग यूनाइटेड है, मस्ट डिवाइड, तो उसका मतलब है कि आप इसको क्या करें, इसको आप डिवाइड कर दें, ठीक है, मैनेजेबल बनाएं इसको। लॉन्ग डिवाइडेड अगर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है तो मस्ट यूनाइट, तो उसका मतलब है कि आप उनको जोड़ना शुरू कर दें। उस वक्त तक जोड़ते रहें जब तक कि आपके पास एक कंसाइज किस्म की चीज़ और कंप्रीहेंसिबल किस्म की चीज़ आपके पास नहीं आ जाती, ठीक है, जिसको आप मैनेज कर सकें। जैसे आप देख सकते हैं कि पास्ट में लोग कैसे करते थे जी, पानी मतलब आप जैसे देखें यहाँ पे कि पानी जी दरिया से ही जाके पीते थे। फिर क्या था कि वो पानी जो है वो कैरी करके लाते थे, ठीक है, घड़ों पे उठा के ला रही हैं जी। फिर उसके बाद जी क्या है कि अच्छा चलें जी घड़ों वाला भी ज़रा ज़्यादा है वो ले के आना। फिर ये तरीका आ गया कि चलें जी बोतलों में आप भर के रख लें, ठीक है, और फाइनली जब आप पीने की बारी आती है तो आप तो नॉर्मली क्या करते हैं जी एक क्या कहते हैं स्ट्रॉ से जो है वो आप सिप करते हैं, ठीक है। यही हाल कंप्यूटर्स का है। अगर आप देखें तो पहले जो कंप्यूटिंग होती थी वो किसी ज़माने में आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे, फिर बाद में वो पीसीस तक वो चेंज हुआ, फिर लैपटॉप्स आए, फाइनली अब जो दौर आ गया वो क्लाउड कंप्यूटिंग का आ गया हुआ है जी। अब आप मोबाइल्स के थ्रू भी वो काम कर रहे होते हैं जो कि आप पहले आपको मेन फ्रेम चाहिए होते थे या डेस्कटॉप पीसी चाहिए होते थे। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग नाउ। अगली जो स्लाइड है अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है वो अब क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होती है, ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग क्या होती है, पर्सनल कंप्यूटिंग क्या होती है,
परवेसिव कंप्यूटिंग क्या होती है, हमने सारी कंप्यूटिंग्स के बारे में ज़िक्र किया। अब हम जिक्र करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का, लेकिन जस्ट आज हम ओवरव्यू लेंगे। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये डिफरेंट कैसे। हम ये कहते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक मैच्योर पैराडाइम है। मैच्योर पैराडाइम क्यों है? मैच्योर पैराडाइम इस वजह से है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो एग्जिस्टिंग जो कंप्यूटिंग पैराडाइम्स हैं, उन्हीं के टॉप पे हमने एक नया पैराडाइम बनाया है, उन्हीं के फीचर्स को यूज़ करते हुए। जैसे यूटिलिटी कंप्यूटिंग है, उसके अंदर जो बिलिंग का मॉडल है पे एज यू गो, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में जिस तरह ग्रिड बनती है, उसी तरह से ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे उसी हिसाब से इसकी मतलब कंट्री बेस्ड और कॉन्टीनेंट बेस्ड, इंटर कॉन्टीनेंटल बेस्ड हम जो है इनके डाटा सेंटर्स बना सकते हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। डाटा सेंटर्स बनाए जाते हैं जो क्लस्टर बेस्ड होते हैं। ऑटोनोमिक कंप्यूटिंग की भी इसमें झलक कोई नज़र आएगी आपको। उसके अलावा आपको इसमें वर्चुअल मशीन्स का भी कॉन्सेप्ट नज़र आएगा, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटिंग कहते हैं, वो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपने कोई नई चीज़ नहीं दी, बल्कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही सिर्फ आपने अच्छे तरीके से उनको आपस में मर्ज करके आपने एक नया मॉडल बना दिया, नया पैराडाइम बना दिया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये किसी एक कंप्यूटिंग के ऊपर हम मैप नहीं कर सकते। जैसे यूटिलिटी कंप्यूटिंग का मॉडल तो ये ज़रूर यूज़ करती है, लेकिन यूटिलिटी कंप्यूटिंग की सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं फिट होती, बल्कि हम ये करते हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड का जो पार्ट है, जिसमें हम अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स और अक्रॉस द कंट्रीज़ हम जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं वो हम बनाते हैं, तो वो ग्रिड कंप्यूटिंग को फॉलो करती है कुछ केसेस में। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम तरह की है, इसकी जो बिलिंग है वो यूटिलिटी कंप्यूटिंग की तरह की है, जो इसमें यूज़र एक्सपीरियंस है वो पर्सनल कंप्यूटिंग तरह का है। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो ऑर्गेनाइजेशन के जिस तरह से आप कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर तरह की जो पावर है वो भी आपको इसमें मिल सकती है। तो सारी वो चीज़ें जो कि आपने अभी तक स्टडी की हैं, उन सब को किसी न किसी फॉर्म में कंबाइन करके हमने एक नया पैराडाइम बना लिया, जिसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेयर्स आप देख लें जी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग को या तो डेवलप करें या उनके यूज़र्स हैं। जैसे गूगल है, गूगल का अपना क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्लाउड है, अमेज़ॉन का अपना क्लाउड है, ईबे जो हैं वो क्लाउड के यूज़र्स हैं बहुत बड़े, मे भी इनका अपना क्लाउड हो जिसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये वो लोग हैं जो कि क्लाउड को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की कमर्शलाइजेशन के लिए है, उनकी प्रमोशन के लिए, उनको सेल करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके बड़े बड़े जो नाम हैं कंप्यूटिंग की डोमेन के, वो आप देख सकते हैं वो इस वक्त क्लाउड को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टॉप हेयर। और आज का हमारा ये टॉपिक कंप्यूटिंग पैराडाइम का क्लोज हुआ। यहाँ पे हमने डिफरेंट पैराडाइम्स के ऊपर इस टॉपिक में डिस्कस किया, जैसे कि यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में हमने बात की थी पिछली क्लास में। इसके अलावा हमने परवेसिव कंप्यूटिंग, पर्सनल कंप्यूटिंग के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू किया था और हमने इसमें क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बात की। अगली क्लास में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।